नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी के सरचिटनीस महाराष्ट्र राज्य के और पूर्व मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौहान जी का आज यहाँ पर अधिकृत दौरा था। विषय यह था कि जिस तरह से आए दिनों उल्लासनगर में इमारतें गिर रही हैं और इमारतों के गिरने से हम देख रहे हैं कि कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो इस तरह से जो भी इमारतों का जो प्रश्न हमारे शहर में आया है, अनधिकृत जो हमारे अवैध निर्माण हैं या धोखादायक जो बिल्डिंग हैं, उनको महानगर पालिका ने नोटिस दिया है खाली करने के लिए। पूरे शहर के लोग परेशान हैं, इमारत में रहने वाले परेशान हैं, क्योंकि कोरोना का समय है, सबकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब है। तो इस वजह से हम कई दिनों से माननीय हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चौहान जी से संपर्क में थे। तो उस विषय को लेकर आज हम लोग आयुक्त से मिले और आयुक्त को यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जहाँ पर भी इमारत गिरी है उसमें से जो लोग बेघर हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से किराए पर 11 महीनों के लिए महानगर पालिका ने घर लेकर देना चाहिए। और दूसरा भी सुझाव दिया हमारे मंत्री महोदय जी ने कि अगर घर अब नहीं दे सकते हैं तो ऐसी स्थिति में अपनी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर एक ऐसा नियोजन करना चाहिए जिससे कम से कम 100 घर हमारे पास हों, जिसमें CRS फंड से पैसे आयुक्त ने एक अकाउंट खोलना चाहिए और उस माध्यम से जो लोग बेघर होते हैं उनको घर देने का 11 महीने तक देना चाहिए। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार से विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी बात कर बेघर लोगों के लिए घर बनाने के लिए प्रयास किया। उसमें फिर हमारे आमदार जी ने ऐसी घोषणा की कि मैं 1,11,000 देता हूँ। चौहान साहब ने भी 1 लाख देने के लिए कहा, शेरी जी ने भी 1 लाख कहा। इस तरह से कई और मुद्दे थे कि जिस तरह से यहाँ पर बिल्डिंगें गिर रही हैं उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए। पुनर्निर्माण क्यों नहीं हो रहा, लोगों को क्यों नहीं डिफॉर्म मिल रहे हैं। तो कमिश्नर जी ने कहा कि मेरे पास करीबन 250 और 200 450 प्रकरण हैं जो उसको मैं कर सकता हूं और आने वाले 2 महीनों में वो निश्चित रूप से कर दूंगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने यह कोशिश की है कि सरकार मरणों उपरांत सभी लोगों को 5-5 लाख देती है और जीवंत हुए लोगों को कुछ नहीं करती है। इसके लिए सरकार को रविंद्र चौहान ने जगाने का काम किया है और हमारी यह प्रमुखता से मांग रही है जो पुनर्निर्माण का जो GR देवेंद्र फडणवीस ने सितंबर 2019 में दिया था, यह सरकार जो 1.5 साल से आई है इन्होंने कुछ नहीं किया, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। बिल्डिंगें खाली होती हैं, लोगों को बेघर कर दिया जाता है और सालों साल बिल्डिंग ऐसी भी एक शिकायत की गई जो बिल्डिंगें टूटी हुई पड़ी हैं, 4-4 सालों से टूटी हुई पड़ी हैं, उसकी टैक्स और पानी का बिल आज भी आ रहा है। एक तो लोग वहाँ से बेघर हो चुके हैं और उनके नाम पर टैक्स यहाँ पर महानगर पालिका में आता है। तो आयुक्त जी ने इसके ऊपर सकारात्मक जवाब दिया, कहा कि तुरंत प्रभाव से एक प्रकरण लाके स्टैंडिंग कमेटी मिलाएंगे और जितने भी टैक्स जो आते हैं, जो बिल्डिंगें टूट गई हैं, वो तुरंत प्रभाव से रद्द करेंगे। और कुछ मुद्दे सरकार को करने हैं और कुछ मुद्दे कारपोरेशन को करने हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कद्दावर नेता आज आए, उल्लासनगर जिस बुरे दौर से गुजर रहा है, लोगों की तकलीफ़ों के ऊपर मरहम लगाने का उन्होंने काम किया है और हमें उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आने वाले विधानसभा सत्र में अगर वह सत्र इस सरकार ने 15 दिन का या 1 महीने का रखा तो पुरजोर तरीके से उल्लासनगर की इमारतों का आवाज़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस उल्लासनगर के लोगों को न्याय दिलाएंगे, ऐसी बात उन्होंने हमसे कही है। और हमें खुशी है कि अगर हम किसी तरह से लोगों का दर्द कम कर पाए तो हमें कम कर पाएंगे। तो एक विपक्षी पक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी लोगों का सेवा का काम जिस तरह से करती रही है, करती रहेगी। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस
जो इमारतें गिरती है उनके पुनर्निर्माण का एक धोरण बनाया जाएगा, एक पॉलिसी बनाई जाएगी, एक नीति बनाई जाएगी, जिससे सारे लोगों को, जितने उल्लासनगर के लोगों को एक सुखद अनुभव होगा। और जिनके पास पैसे नहीं हैं तो कुछ फाइनेंशियल जो बैंक वगैरह हैं उनसे कर्ज लेकर भी उनको उनकी हक का घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी अवश्य करेगी। पूर्ण या संदर्भातली चर्चा आयुक्तांबरोबर झाली आणि या चक्चरवाढीचा जो खर्च आहे तो इथल्या महानगरपालिकेतील असणाऱ्या इमारतीतील राहणाऱ्या लोकांना परवडत नाही, त्यामुळे तो खर्च या तर महानगरपालिकेने करावा किंवा शासनाने त्यामध्ये लक्ष घालावं या संदर्भातले त्यांना निर्देश देण्यात आले। परंतु त्याचबरोबर या समस्या अत्यंत जटिल आहेत। देवेंद्रजींच्या काळामध्ये या सर्व विषयांवरती तोडगा काढण्याचं साठी काही GR काढले होते आणि या इमारती पुनर्बांधणीसाठी 4 FSI पर्यंत त्या FSI वापरण्याची परवानगी दिली होती। तेव्हापासून आजपर्यंत त्याच्यामध्ये जेवढ्या गतीने काम व्हायला पाहिजे होतं ते होत नाही। त्या संदर्भात सुद्धा आयुक्तांशी चर्चा झाली। एक यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं आज आयुक्तांनी आमच्यासमोर कबूल केलं की गेले काही दिवस ज्या इमारतीमध्ये लोक राहतात त्यांनी सर्वांनी त्यांच्याकडे अनेक वेळेला D-फार्मच्या संदर्भात अर्ज केलेत, त्यांच्या सगळ्यांच्या फाईल पेंडिंग आहेत। त्यांना आज जाब त्या संदर्भात जेव्हा विचारला तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की 7 दिवसाच्या आतमध्ये 250 इमारतींचे D-फार्म देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू आणि ज्यांना आम्हाला D-फार्म देऊ शकतो असं वाटतं आहे त्याच्यामध्ये थोडासा आम्हाला वेळ लागेल आणि त्यासाठी त्यांना आम्ही सुचवलं आहे की कलेक्टर ऑफिसमधले असणारे जे नगर रचना खातं आहे त्याचा तुम्ही सगळ्यांचा एकत्रितपणे असा एक मोठा असा 200 इमारतींसाठी लागणारा जो वेळ आहे तो वेळ त्याच्यामध्ये जर घातला तर नक्कीच 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये निदान 500 इमारतींच्या मध्ये राहणारे लोक जी गेली अनेक वर्षापासून या सर्व गोष्टीपासून वंचित आहेत त्यांना सगळ्यांना न्याय मिळेल आणि त्यांना D-फार्म मिळतील। हे सर्व करत असताना आम्ही अत्यंत एक महत्त्वाची गोष्ट त्यांना सांगितली की आमच्याकडे या सगळ्या गोष्टीसाठी जो कायदा झाला आहे तो कायदा झालेला असताना त्याच्यामध्ये क्लेरिफिकेशन नाही की कोणत्या कधी कोणत्या वर्षामध्ये पासून आपल्याला त्या संदर्भातले पैसे घ्यायचे आहेत आणि त्यामध्ये 2006 पासून जर घेतले तर नक्कीच लोक मोठ्या संख्येने पुढे येतील। पण शासनाने तसं कळवलं आहे की 2021 पासून घ्यावं। तर म्हणून मी पुन्हा त्यांना सांगितलं की तुम्ही त्या संदर्भात पुन्हा सांगा, या शहराची समस्या लक्षात घेऊन सांगा। 2006 पासून जर हा रेडिएक्टचा तो रेट पकडला आणि त्याचं सर्वच्या सर्व जर कॅल्क्युलेशन्स केलं तर हा जो निधी आहे तो महानगरपालिकेला मिळणारा निधी आहे। महानगरपालिकेला जवळजवळ यामध्ये 200 कोटीच्या जवळपास पैसे मिळतील। राज्य शासनाला याचा प्रत्यक्षपणे लाभ होत नाही किंवा केंद्र शासनाला होत नाही, परंतु हे 200 कोटी जर महानगरपालिकेला मिळाले तर आमच्याकडे असणारे 4 ते 6 प्लॉट जे आहेत की ज्या प्लॉटवरती आम्हाला हाऊसिंगचा एक चांगला प्लॅन करता येऊ शकतो, त्याला लागणारे 100 कोटीची मागणी आम्ही तुमच्याकडे करतो आहे, गेले अनेक वर्ष करतो आहे, परंतु तुम्ही आम्हाला देत नाहीत। आमच्याच पैशामध्ये आम्हाला ही स्कीम उभी करता येईल। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी लवकरात लवकर अशा इमारती कशा उभ्या राहतील, 8 ते 6 महिन्यात कशा उभ्या राहतील याच्यासाठी एक मॉडेल तयार केलेलं आहे आणि ते मॉडेल जर इथे वापरलं तर नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये उल्हासनगरमधील धोकेदायक इमारतीत राहणाऱ्या प्रत्येकाला त्यामध्ये शिफ्ट करता येईल। परंतु तत्पूर्वी उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये हाऊसिंग जो आपल्याकडे स्टॉक असला पाहिजे तो नाही, पण रेंटल स्टॉकसुद्धा नाही, रेंटल हाऊसिंगचा सुद्धा स्टॉक नाही। असं असताना एक आपल्याला अशी स्कीम करता येऊ शकते का की निदान 100 घरं या शहरामध्ये महानगरपालिकेमार्फत 11 महिन्यासाठी भाड्याने घेणं आणि त्याचा खर्च महानगरपालिकेने केला तर उत्तमच आहे। परंतु काही दानशूर व्यक्तींना किंवा दानशूर संस्थांना आपण आव्हान करू शकतो का की तुम्ही या सगळ्यासाठी उल्हासनगरमधील नागरिकांसाठी आम्हाला असं आम्ही करतो तर तुम्ही मदत करावी। मला असं वाटतं की त्यापासून सुरुवात करायला पाहिजे, आपण आपल्यापासून सुरुवात करावी आणि म्हणून या शहराच्या आमदारांना मी तिथेच आव्हान केलं। त्यांनी 1,11,000 रुपये त्याला देण्याची कबूल केलं, मी सुद्धा 1,00,000 रुपये देण्याचं कबूल केलं।
शेरी आपले नगरसेवक आहेत तेही म्हणाले की मी 1 लाख रुपये द्यायला तयार आहे. असे प्रत्येक जणांनी या मदतीचा हात उभा केला तर हाऊसिंग रेंटल स्कीम जी आपल्याला तयार करायची आहे ती एक चांगल्या प्रकारे मोठ्या जोमाने या शहरामध्ये तयार होईल आणि इमिजिएटली त्याला शिफ्ट करायचं आहे. अशा कुटुंबांना आपल्याला त्यामध्ये एक शाश्वत असा आसरा द्यायला सुरुवात होईल. अनेक विषयावरती चर्चा झाली आहे. शासनाच्या माध्यमातून दिरंगाई न करता या सगळ्या गोष्टींना गती देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. हेही सांगितलं गेलं. 8 तारखेला अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनापर्यंत या सगळ्या गोष्टीला जर न्याय दिला गेला नाही तर या अधिवेशनामध्ये इथल्या असणाऱ्या प्रत्येक विषयाला चालना देण्याचं काम अधिवेशनामध्ये देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून नक्की करू एवढंच आपल्याला सांगतो. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।